इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आ सकते हैं। बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता दें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें स्थल जो है वो 65 एकड़ में कमल के आकार पर बनाया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य मूर्ति स्थापित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मूर्ति को शामिल किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी। इसी के साथ आपको बता दें कि स्थल राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। 1.25 लाख लोगों की जनसभा के साथ इस विशाल ग्राउंड को तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आ सकते हैं। तारीखों का ऐलान जो है यहां पर कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करेंगे। तो हमारे साथ संवाददाता अनुराग तिवारी जो है लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल सकती हैं? 65 एकड़ में जो है इसको बनाया गया और तकरीबन 1.25 लाख लोगों के आने की भी यहाँ पर जो है उम्मीद जताई जा रही है। जी देखिए, एक बड़ा प्रेरणा स्थल है और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के नाम से इसको बनाया गया है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के दौरान इसका जो अनावरण है वो कर सकते हैं। तो देखिए, कमल के आकार में बनाया गया है एक बहुत ही बड़ा इलाका जिसमें ये बनाया गया है, वो बहुत प्रमुखतम जगहों से जुड़ता है। लखनऊ के हेरिटेज जोन जाने रास्ते भी यहीं से हैं। लखनऊ का सबसे आधुनिक ग्रीन फ्लोर भी इसी 65 एकड़ पे बने हुए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के साथ एडजेसेंट लाइन के तौर पे चलता है। इसका 25 तारीख को जो पीएम मोदी हैं वो लखनऊ आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं और इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसी बातें चल रही हैं। स्मारक स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे हैं और राष्ट्र के तौर पर बड़े चेहरे हैं। उनकी बहुत बड़ी जो मूर्ति है जहाँ लगी हुई है उनमें नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल की मूर्ति है और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य मूर्ति लगी है। पूरे ही को राष्ट्रीय प्रेरणा पूरा ही प्रांगण है तो ग्रीनरी जोन के तौर पे डेवलप किया गया है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। राष्ट्रीय गौरव को जोड़ देखा जा रहा है। इसको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है राष्ट्रीय गौरव के अनुसार देखी जा रही चीज है। इसका जो उद्देश्य है उसके ख्याल है कि जब लोग शिरकत करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूरा जब यहाँ प्रांगण देखेंगे वाजपेयी को यहाँ जब करेंगे तो राष्ट्रीय जो होगी राष्ट्रीय याद आएगा और राष्ट्र का जो प्रतीक है कहीं ना कहीं आएगा, सिंबल तौर पर ये स्थान भी होगा। और इसी के पास में देखिए ग्रीन बेल्ट का इलाका है जिसे कॉरिडोर भी कहता है। लखनऊ का जो अनिक है वो है। मैं अगर बात करूँ हाँ में नया शहर उसको डेवलप करेंगे तो ऐसे में देखिए नया शहर, पुरानी विरासत और सब जगह इसी के बीच में 25 है जो लगते हैं का जो राष्ट्रीय स्थल है उसका गठन कर सकते हैं। देखिए, इसको जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को एक तरीके से सौगात देखा जाए लखनऊ वासियों के लिए, खासतौर पे यूपी के वासियों के लिए, क्योंकि तकरीबन 65 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसे कई सारे समारोह के लिए भी इसे भाजपा यूज करते हुए नजर आ सकती है आने वाले समय में। जी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो लखनऊ वालों के लिए एक सौगात के रूप में रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जहां पर बनाया गया है पर कुछ समय पहले तक कोई डेवलपमेंट नहीं था। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जैसे ही बनना शुरू हुआ वैसे ही आसपास जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बनना शुरू हुए, लोगों ने मकान जमीन लेना शुरू किया, फर्म्स आना शुरू हुए समझ, और इस तरह के जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो वहां पर डेवलप हुए, रोजगार के अवसर क्रिएट हुए हैं। और जैसे ही इस जगह का उद्घाटन हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का, तब कहीं ना कहीं और भी तेजी के साथ में और भी एक्सप्रेस मोड पर जो रोजगार है वो यहाँ पर मिलेगा, लोगों की आवाजाही बढ़े और जो इकोनॉमिकल सर्कुलेशन है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ते देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए लखनऊ में ये आईआईएम रोड के पास के इलाके में बना है। आईआईएम रोड एडजस्ट करती है हरदोई रोड और सीतापुर रोड को। ये लखनऊ के वो इलाके रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ रहे और वहां पर डेवलपमेंट इतनी तेजी से नहीं। ऐसे में इन जगहों को चिन्हित करके इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं जहां पर डेवलपमेंट इतनी तेजी से नहीं पहुंचा है। 65 एकड़ का जो इलाका है राष्ट्रीय डेवलप किया गया है, जिसके आसपास बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी वो डेवलप हैं।
हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो सीधी सी बात कि जहां कल तक कुछ नहीं था वहां अब बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं एक लखनऊ वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है सर। चलिए अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। तो भाजपा ने मुश्किल सीटों पर शुरू की है खास तैयारी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जब प्रदेश पदाधिकारियों को योजना बनाकर काम करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। पिछले चुनावों में पीछे रही सीटों पर ध्यान देने की बात की जा रही है। विशेष जिम्मेदारी भी दी गई है विधायकों और सांसदों को। यहां पर जो है प्रदेश पदाधिकारियों को भी सौंपी गई हैं जिम्मेदारियां। पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को अलग से जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। पार्टी ने रणनीति से जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी यहां पर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक और जो सामने निकल के आ रही है, जहां पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा को जो हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब यहां पर कई सारे दिशा निर्देश भाजपा की ओर से तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों को दे दिए गए हैं। फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी के पास जो लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, किस तरीके से इस चीज को देखा जाए? और क्योंकि देखिए एक और चीज इसमें यह भी है कि आज यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी इलाहाबाद दौरे पर है। ऐसे में उस चीज को और इस चीज को जोड़ के किस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारी सीटें ऐसी थीं जहां हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। उस नजरिए से और 27 के चुनावों के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण आज की ये सारी बैठक मानी जा रही है? ये देखिए, 27 का चुनाव जो है वो साल 1.5 साल के अंदर में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सरकार ही बन जाएगी। इसके पहले लेकिन सबसे पहले जो शिला रखना है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और शिला रखने का देखिए काम समृद्ध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अपनी विजयश्री का ताज नहीं पहन पाई थी। बहुत सारी मुश्किलों का सामना, खास तौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में किराना की तरफ की बात करिए आप, या फिर आप के हिस्से में बात करें, तमाम ऐसी बेल्ट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाई। ऐसे उन जगहों को अब देखा जा रहा है, वहां पर जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं, सबको जिम्मेदारी दी जा रही है कि सब लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले, अपने आवासों से निकले, जनता के बीच में जाए, संपर्क साधे, उनसे कम्युनिकेट करें और अपनी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी है, उसके लिए वोट में उन लोगों को कन्वर्ट कराएं। देखिए, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के पहले जो परिधि है वो रखी जा रही है। सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं, और इस बीच में जब केपी मौर्य इलाहाबाद पहुंचते हैं तो उसके आसपास के इलाकों में भी सुबगाहट होती है कि कहीं ना कहीं वोटर साधने का भी प्रयास रहेगा, क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है। हाल ही में देखिए अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था, SIR के विषय पे ही दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी विधानसभा सीट पे जो आप वोट करते हैं तो उस क्षेत्र में जो लोग पार्टी से टिकट चाहते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें करके भी उन्होंने वहां पर अपना पीडीए प्रहरी तैयार किया और तैनात करा, और कहीं ना कहीं राजनीतिक बिसात उन्होंने भी बिछाई। तो अलग अलग फ्रंट्स हैं, अलग अलग मोर्चे हैं, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जो हाल ही में अपने 14 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर चुकी है, देखिए, और एक बड़ी मीटिंग RSS के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, वो भी लखनऊ पहुंचते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चाएं होती हैं। कयास उस बीच रहे कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन इन सब चीजों की देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत की जा चुकी है, परिधि रखी जा चुकी है, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जब अपने विधायकों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को ये कहती है कि जहां जहां हम हारे हैं या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं वहां पर हमें और मजबूत होना है, वहां की सीटों को मजबूत करना है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाती है कि 27 के चुनाव की जो रणबेरी है वो बजने वाली है। और इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी है वो सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है, जहां जहां हारे हैं वहां वहां जीतने का एक नया रास्ता तैयार कर लेना चाहती है। अनुराग, देखिए प्रदेश के अंदर काफी तेजी से SIR की जो है प्रक्रिया वो भी चल रही है, और पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से खबरें भी निकल के सामने आई जहां कुछ BLOs का जो काम कर रहे थे उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। तो जिसके बाद राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है यहाँ पर सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है। इन सब चीजों को लेकर भी क्या जिक्र हो सकता है आज की इन बैठकों में? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, लगातार चर्चा विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, जनता पार्टी पे लगातार है SIR को लेकर के। BLO की जो का मामला था, परिवारजनों से भी सपा के भेजे, तो इससे पूरी तरह वो खड़े नजर आए BLOs के साथ में। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पर वो राजनीतिक कटाक्ष भी कर रहे हैं। उन्होंने SIR की प्रक्रिया की वोट छीनने का एक रक्षण के नाम आपका वो भी कट जाएगा, तमाम उन्होंने करी। जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में, और बातचीत
थी, तो उन्होंने भी अपना एक प्रमुखतम पक्ष रखा था। उन्होंने हताश निराश समाजवादी पार्टी को बताया था। तो देखिए, सत्ता तो या विपक्ष फायर मोड में है, जो बड़े अधिकारी हैं। चलिए अनुराग, आप बने रहे हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि लखनऊ से एक और निकल के सामने आ रही है। देश भर में लोको पायलटों का 48 घंटे धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चारबाग छोटी लाइन पर लोको पायलट धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली, वॉशरूम की व्यवस्था की मांग, देर रात ड्यूटी कराने से लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराज यहां पर लोको पायलट नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी ड्यूटी पूरी कर धरने में शामिल हो रहे हैं। आगे बड़ी बैठक करके आंदोलन तेज करने की भी यहां पर बात उनकी ओर से की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं जो लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर देर रात तक ड्यूटी करने से लेकर कई सारी ऐसी मांगे हैं जहां पर नाराज जो है लोको पायलट नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं फिर से एक बार। अनुराग, इस तरीके से इस पूरी चीज को देखा जाए, लोको पायलट काफी ज्यादा नाराज हैं और ये भी कहा जा रहा है संघ के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, कि ड्यूटी खत्म करने के बाद आप धरने में शामिल हो। जी बिल्कुल, लखनऊ के चारबाग में ये धरना चल रहा है और लोको पायलट ने 48 घंटे का धरना प्रदर्शन कॉल किया हुआ है। और छोटी लाइन मुद्दे इनके जो है, वॉशरूम की व्यवस्था सही नहीं होना। देखिए, लोको पायलट बहुत लंबा समय जो है वो ट्रैवल करने में बिताते हैं, जगह ले जाते हैं। तो ऐसे में जब वो आराम करने के लिए जाते हैं स्टेशन पे बने हुए रूम्स में, जो रेस्ट रूम्स है वहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिलती। इसको लेकर के पहले से ही विषय बना हुआ था ये, और लगातार इसकी मांग की जा रही थी कि बेहतर वॉशरूम व्यवस्था हो और लेटने की अच्छी व्यवस्था हो, कंबल की अच्छी व्यवस्था हो सर्दी के दिनों में। तो वो सब चीजों को लेकर मांग चल रही थी, लेकिन अब ये चीज कहीं ना कहीं इस सीमा को पार कर गई मांग, और बिल्कुल एक धरने प्रदर्शन में तब्दील हो गई, जो कि 48 घंटे का धरना प्रदर्शन है। इसी के साथ साथ जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल करने की मांग जो लोको पायलट है वो करते नजर आ रहे हैं। अब लोको पायलट्स का एक और नाराजगी का पॉइंट ये है कि उनसे देर रात तक ड्यूटी कराई जाती है और उसके बाद जब वो रेस्ट करने जाते हैं तो रेस्टरूम की व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती, वॉशरूम की व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती। और ये सब चीजें जब हो जाएंगी और जब नौकरी पूरी हो जाएगी, एक दिन रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे हाथ क्या लगेगा। इसी को लेकर के देखिए, पूरे एक लॉजिकल तरीके से ये प्रोटेस्ट है कि देर रात तक की आज ड्यूटी ना कराई जाए, और जो जब रेस्ट करने की बारी आए तो रेस्ट रूम अच्छे हो, वॉशरूम अच्छे हो और एक बेहतर सुविधा मिल सके। और जब नौकरी का समय पूरा हो जाए और रिटायरमेंट होकर के ये सब अपने घरों की ओर जाए, तो पुरानी पेंशन का भी इनको लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं एक लाइफ सेक्टर के तौर पर के। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से ही है। आपको बता दें, लखनऊ में 9000 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। लंबित चलाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, तकरीबन 239 चालान जो है यहाँ पर स्कूटी के भी शामिल किए गए हैं। यातायात पुलिस ने 10 या अधिक चालान वाले वाहनों को यहाँ पर चुना है। 435 वाहन ऐसे हैं जिन पर 50 से अधिक चालान हैं। 2 स्कूटी पर 200 से ज्यादा चालान लंबित हैं। पुलिस ने लंबित चालानों का विवरण जुटाया। लखनऊ में परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 9000 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां इनमें से वो वाहन भी शामिल हैं जिन पर 10 या अधिक लंबित चालान थे। खास तौर पर एक स्कूटी पर तकरीबन 239 चालान बकाया थे, जिसकी राशि 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सालों से लंबित चालानों के बावजूद केवल 10 से 20% वाहन स्वामी जुर्माना भरते रहे हैं। पुलिस ने लंबित चालानों का विवरण जुटाकर ऐसे वाहनों की पहचान की है, जिसमें 435 वाहन ऐसे थे जिन पर 50 या उससे अधिक चालान शामिल थे। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज मंडल से। लखनऊ से जो है इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? कई सारे स्कूटी ऐसे हैं जिनसे ऊपर 200 से ज्यादा चालान और 1.5 लाख के चालान। किस तरीके से कार्रवाई परिवहन विभाग यहाँ करते हुए नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ परिवहन विभाग ने 239 चालक वाली जो स्कूटी समेत लगभग यानी कि एक स्कूटी ऐसी जिसमें 239 का चालान हुआ, उसके साथ में 9000 वाहनों का पंजीकरण जो है वो निलंबित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं यातायात की परिवहन विभाग की ये जो निलंबन की कार्रवाई की गई है, इन पे लंबे समय से जो चालान की धनराशि जो चालान काटा गया वो नहीं जमा कर रहे थे। ऐसे में मालूम है कि 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने जो चालान जमा किया था। तो ऐसे में देखा गया है कि इसमें से वो स्कूटी शामिल है जिसकी 239 बार चालान हो चुका था। तो दूसरी तरफ यातायात पुलिस चालान करते
की रहती है, लेकिन मौके पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। यही वजह है कि 10% वहाँ स्वामी ही जुर्माना भरते हैं, 90% बाहर रहते थे। कुछ वर्षों से लाखों जो ये चालक थे, इन सबको चिन्हित किया गया है। चिन्हित करके इनके लगभग 9,000 ऐसे वाहन है जिसकी पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। देखने वाली बात हुई कि इसमें क्या जो महान स्वामी है जाके इसका रजिस्ट्रेशन ओपन कराते हैं, चालान को जीवित कराते हैं, वो देखने वाली बात होती है, उसकी जुर्माना भरते हैं या फिर इससे क्या आगे की कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होती है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों द्वारा जो बड़ी लापरवाही की जाती, गाड़ी का चालान होता है, यातायात नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखा करता है जो चालान के लिए उसका चालान को पैसा नहीं, जुर्माना भी नहीं करते। ऐसे में 9,000 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। चलिए, नजर जो है आप इस पूरी खबर पर पंकज जो है अपनी बनाए रखें और आप हमारे साथ भी बने रहें। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें अगली खबर जो है वो भी लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जहां गोमती तट पर ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार जो है वो किया जाएगा। 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को IIM चौराहे तक बढ़ाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। अब तक वसंत कुंज योजना तक सीमित थी ये कॉरिडोर, लेकिन अब इसमें LDA की नई योजना आवासीय योजना के तहत यहां पर निमेशी नगर में जुड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें कि 2 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ का विरासत का प्रस्ताव 5 दिसंबर को LDA बोर्ड की बैठक में किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर से शहर में पर्यावरण और आवासीय क्षेत्र में सुधार भी होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। ऐसी खबरें भी फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। LDA की नई आवासीय योजना में आपको बता दें किस तरीके से यहां पर अब प्रवासियों को, लखनऊ वासियों को काफी ज्यादा असर देखते हुए नजर आ सकता है। तो हमारे संवाददाता पंकज मंडल जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। पंकज, किस तरीके से अब ये ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद लखनऊ वासियों को इसका फायदा मिलेगा? प्रस्ताव है कि देखिए इसको और बढ़ाया जाए। देखिए, नदी के गोमती नदी के दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर जो पास किया गया था वो 28 किलोमीटर लंबा। महत्वपूर्ण बात है कि पहले ये बसंत कुंज यानी कि पश्चिम से होकर पूरा जी जो नदी के किनारे जो बसंत कुंज योजना से लेकर इधर किसान पथ तक ये रोड जाती थी ग्रीन कॉरिडोर, अब उसका जो को AIM रोड से भी जोड़ा जाएगा। जो परिकर जो आवासीय योजना है उसमें कहीं ना कहीं उसको भी इसमें रास्ता देने के लिए, यानी कहीं की ग्रीन कॉरिडोर बनने से शहर के एक छोर से दूसरे छोर में थोड़ी ही देर में आप पहुंच सकते हैं। जहाँ का सफर 1 घंटे में होता है वो आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ग्रीन कॉरिडोर नदी के दोनों बनाएगा, कहीं से इससे जो आसपास के जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो चौक की बात करें, चाहे कुछ योजना की बात कर ले, चाहे आप इधर गोमती नगर की बात कर ले या फिर निशानगंज की बात कर ले, ग्रीन कॉरिडोर जहाँ जहाँ भी गुजरा है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए और कहीं ना कहीं पॉश इलाके में भी और भीड़ भाड़ के इलाके वहां से भी गुजरा। तो यही वजह है कि इसमें लाखों की लोगों को, उनके परिवार को फायदा मिल रहा है जाने आने में के लिए। और कहीं ना कहीं ग्रीन कॉरिडोर ये लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे आवासीय योजना से ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये IIM रोड तक ये ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता बनाया जाएगा जिससे लोगों को इसका फायदा मिले। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो तमाम योजना है उससे कनेक्ट किया जा सके। चलिए पंकज, आप जो है बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो लखनऊ से ही निकल के सामने आ रही है, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में वैवाहिक बुकिंग पर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। आपको बता दें निजी कंपनी को ठेका देने पर अखिलेश यादव ने यहां पर आपत्ति जताई है। LDA ने सोशल मीडिया के बाद अब सफाई जो है वो अपनी दी है। बुकिंग का काम 2016 से जारी था। निजी कंपनी 15 जनवरी से बुकिंग संभालेगी। गेट नंबर 5 वाला लॉन वैवाहिक योजनाओं के लिए यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन का किराया तकरीबन 3,45,050 रुपए जमानत के साथ यहां पर 50,000 रुपए जमानत भी देनी पड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जिसमें बुकिंग विवाद को लेकर अब यहां चीजें गरमाती हुई नजर आ रही हैं। पंकज मंडल हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता लखनऊ से। पंकज, किस तरीके से इसको देखा जाए? निजी कंपनी जो है 15 जनवरी से बुकिंग संभालेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 2016 से चल रही है बुकिंग। अखिलेश यादव की टिप्पणी आती है। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो जनेश्वर पार्क है ये हमेशा से घोटालों में शुमार रहा है। ऐसे में लंबे समय बाद यहाँ पर जनेश्वर पार्क में शादी ब्याह तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि एक 5 नंबर गेट पे एक हिस्सा है जहाँ पर ये वैवाहिक कार्यक्रम के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लोगों को दिया जाता है। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक निजी कंपनी को इसका वो ठेका दे दिया है कि अब वो अपनी तरीके से बुकिंग करे, अपने तरीके से वो करे। अभी देखने वाली बात होगी कि जो कंपनी, निजी कंपनी को ठेका दिया गया है, किस तौर पे दिया गया है, किस शर्त पे दिया गया है,
और कितने रुपए सालाना पे दिया गया है। और उसका महत्वपूर्ण बात है, ये सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस पर सोशल मीडिया पर उन्होंने तर्ज भी कसा है कि जनरेटर विद पार्क 2016 से इसकी बुकिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण करता है, ऐसे में निजी कंपनी को देने का क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आखिरकार किस तत्वों के अनुसार इनको दिया गया है, या क्या पीपीपी मॉडल के नाम पर दिया गया, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जनरेटर विद पार्क जो है कि अखिलेश यादव की सरकार में, यानी कि एक सपा सरकार में बनाई गई थी। यही वजह है कि सपा इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को घेरने की कोशिश कर रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस नीति के खिलाफ कहीं ना कहीं वो आवाज उठा रही है और कहीं ना कहीं वो शिकायत भी एक तरफ से दर्ज कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि 2016 से स्वतः लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी बुकिंग करता था, वो निजी कंपनी के हाथ में दे दिया गया है। देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिरकार इसके नियम और शर्तें हैं। जी बिल्कुल, खैर देखने वाली चीज़ होगी किस तरीके से यहाँ पर जो है आगे चीज़ें होती हैं। आप जो है पंकज बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो अगली खबर आपको बता दें, यूपी में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी ने पकड़ा है जोर। कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। दिन में जो है यहाँ पर गुनगुनी धूप और बावजूद ठुठुकाने जारी सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। पछुआ हवाओं की रफ्तार जो है वो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 48 घंटे में तापमान 2 से 4 डिग्री और गिरने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लखनऊ मौसम विभाग ने ठंड से बचने की यहाँ पर सलाह भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी ने पसारे हैं। इसी के साथ कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। दिन में हल्की धूप के बावजूद हवाओं की ठिठुरन जो है वो जारी है। पछुआ हवाएं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री का और गिरावट होने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में जल्द शीतकालीन का असर देखने को मिल सकता है। सुबह हल्का से माध्यम कोहरा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए उचित तैयारियां करने की अपील यहां पर की है। पंकज मंडल हमारे संवाददाता लगातार जो है फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास फिर से एक बार चलते हैं। किस तरीके से पंकज देखिए यहाँ मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में शीतकालीन लहर जो है वो चल रही है। ठंडी हवाओं ने कहीं ना कहीं सर्दी अब बढ़ा दी है। जी कहीं ना कहीं पछुआई ने प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रात के समय में तापमान 2 तक पहुंच जाता है और ये बताता है कि ये ठंडी लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे पछुआई हवा चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम विभाग है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कहीं रैन बसेरे की कहलाव की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ठंडक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जहां तक देख पा रहे हैं कि दिसंबर के 10 तारीख से लगातार यानी ठंडक, अभी मौसम तो राजधानी लखनऊ में खुला हुआ है लेकिन जो देहात एरिया और जहां पर कस्बा एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं तमाम जगह ऐसे जहां पर अभी तक धूप नहीं निकल रही है। यानी कि ठंडे ने अपना पैर पसार दिया है और कहीं ना कहीं इसमें राजधानी सहित तमाम जो क्षेत्र प्रदेश के वहां पर ठंडक लगातार बढ़ रही है। और जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय में साझा करने के लिए। Your call has been kept. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर आप डालिए सुर्खियों पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।